पहले डाउट्स ले लेते हैं और उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी कॉन्सेप्चुअल वो कर लेंगे। तो हम कर रहे हैं चैप्टर स्ट्रेट लाइन और हमने सेक्शन 2021 तक कर लिया था प्रॉपरली। ठीक है, होमवर्क फॉर योरसेल्फ कहां तक था? 8 और 9। मुझे कोई डाउट? 10 पे था। डाउट पूछो। 8 का सेकंड सबका डाउट है। वो देखिए क्वेश्चन। Can I find the points on x-axis such that perpendicular distance from the line is a? इसमें क्या ही इशू है? एक लाइन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। चाहे तो हम ग्राफ बना सकते हैं, बट कोई ऐसी नीड नहीं है। किसी का हुआ ये? हो गया? आधा क्या होता है? ये बिल्कुल क्वेश्चन होना चाहिए था। अगर तुम डर गया हो तो अलग बात है। क्यों कह रहा है कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिससे इसकी डिस्टेंस a है। x एक्सिस पे कोई पॉइंट कैसे ले लिया जाए? कोई नाम ले लो, p, 0 ले ले। ठीक है, और हमें शायद ये पॉइंट निकालना, क्या करना है? ये पॉइंट ही निकालना, मतलब p की वैल्यू निकालनी है। क्या हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो बस रख दो, क्या होता है फॉर्मूला? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट और उसका मॉड। तो ax1 x में p रख दो, p अपॉन a, y में 0 रख दो, हट गया, प्लस c मतलब उस तरफ लेकर तो -1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, a यहाँ 1/a है, प्लस b स्क्वायर और यही दे रखा है a, इसका मॉड होता है। आ गया। अब तो कैलकुलेशन है बस, ये ना आने का क्या सेंस है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो p अपॉन a -1 मॉड इसी में लगा देते हैं, नीचे तो पॉजिटिव है ये इधर गया तो a इंटू रूट के अंदर जब मैंने एलसीएम ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, रूट होके वो a भी हो गया। a से a कैंसिल, मॉड हटाओगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो p अपॉन a -1 इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b। तो p की वैल्यू क्या आ गई? चलो अब तो बस वैल्यू निकालनी। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 1 इधर आया, 1 प्लस 1 हो गया ना, प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में भी था, एलसीएम लेंगे तो इसमें भी पूरे में अपॉन में भी आ गया, और फिर a से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो इनटू a हो जाएगा। चाहे तो a अपॉन b को बाहर अलग से लिख दें तो b प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बड़ा सही से रहा कि नंबर नहीं गिवन है, a भी गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे दूसरा आंसर माइनस के साथ आ जाएगा। एक बार यहाँ माइनस लगा देंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, ऐसे कर दो। आगे पॉइंट्स। ठीक है, अगर तुम्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई है तब भी मैं मान सकता हूँ, बट सबको ये यहाँ तक सबका आना चाहिए था, ये बिल्कुल डूएबल था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, कोई ट्रिक नहीं, को कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, चलो अगला डाउट। 9 का सेट पैरेललोग्राम वाला हो गया क्या? थर्ड यस सर, नहीं हुआ था। पैरेललोग्राम के एरिया के दो फार्मूले दिए हुए हैं। अच्छा, दो फार्मूले देखे तुमने। एक फार्मूला है P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर P1 P2 है, देखे ना फार्मूले? इसमें कैसे आएगा तो फार्मूला देखोगे नहीं, सेक्शन 17 में दे रखा है ना P पार्ट, P1 P2 अपॉन साइन थीटा, जहाँ P1 P2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस है एंड साइन थीटा एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट लाइन है, क्योंकि साइन थीटा सबके लिए सेम ही होगा, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं ना।
एक और फॉर्मूला भी है सी डायरेक्टली, अगर y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाइंस हैं तो c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। किस फॉर्मूला से किया है तुम लोगों ने? c1 वाले से। उसको सबको चेंज करना पड़ा होगा y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। यस सर। वैसे तो मैं p1 p2 से सोच रहा था, एनीवे करके दिखाऊंगा था। इसे अगर फॉर्मूले में रखना है तो हो जाएगा। रखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, मतलब p1 p2 निकालने के लिए डिस्टेंस बिटवीन लाइंस निकालनी पड़ेगी। पैरेलल लाइंस है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला जानते हो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सर वैसे p1 p2 वाले फॉर्मूला यूज करने के लिए। दूसरे वाले में तो फॉर्मेट तो चेंज किया ही होगा, y इक्वल टू mx प्लस c। सर वो c1 माइनस c2 अपॉन रूट का स्क्वायर। बस तो ऐसे ही दोनों डिस्टेंस बहुत आराम से निकल जाएंगी। सिर्फ तुम्हें sin थीटा निकालना है, तो हम tan थीटा निकाल लेंगे एंगल बिटवीन दो लाइंस, क्योंकि दोनों के स्लोप पता है, चारों लाइन के स्लोप पता है, दो दो के सेम होंगे, वही पैरेलल लाइंस है, तो इनके बीच का एंगल निकल आएगा। चार लाइंस है ना पैरेललोग्राम में, चारों की इक्वेशन दे रखी है हमें, कोई भी किसी भी दो के बीच का एंगल निकाल लो, तो इसका स्लोप भी पता है और इसका भी पता है। अगर स्लोप पता है दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा, जैसे tan थीटा आ जाएगा, और sin थीटा निकालना, tan पता है sin आ जाएगा पाइथागोरस से। करके दिखाना है। ओके चलो डू योरसेल्फ 9 सेकंड। कह रहा है कि if this are the vertices of triangle then prove that origin lies inside the triangle। थोड़ा सा सोच के करने वाली चीज है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सोच के होते हैं, तो उसमें तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें, क्या इसके लिए 2,9 और क्या है 2,-1 और तीसरा है -2, -1 और 1 है 1 -3 और ये -2,1 है। हमें प्रूफ करना है कि जो ओरिजिन है वो इसके अंदर कहीं लाई कर रहा है। कोई है जिससे हो गया है? हो गया कैसे किया? तीनों पर मेरा क्वाड्रेंट है तो और बीच में। अच्छा वैसे नहीं प्रूफ करना है, प्लॉट करके नहीं करना है, देख के हो जाएगा, मेथड यूज करके करना है। चलो ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो आता हो कि डिफरेंट चीज है। हां सर वो ट्रांस मार दो एक बार। बिल्कुल मारो सर जैसे 0 ओरिजिन का 0,0 होता है। हां तो इसको एक ए बी पॉइंट सी ए बी सी मान लेते हैं हम। सेंटर को ओ, हां ए बी निकालो, ए ओ ने ए ओ निकालो, बी ओ निकालो, सी ओ निकालो, फिर अगर तीनों इक्वल आ गए तो सेंटर में नहीं, इनसाइड कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी ट्रायंगल के अंदर ये प्रूफ करना है, सर्कम सेंटर ये थोड़ी प्रूफ करना है इसका। चलो तो समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। अगर ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर है तो ये बात प्रूफ की जा सकती है इससे। डायग्राम तो समझ गए, डायग्राम तो ऐसा ही होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये लाइन मान लो, ये लाइन ले लो, देखो ये बेस लाइन ले ली हमने, तो ये लाइन के एक ही साइड में ओरिजिन भी और 2,9 रहेगा, या कोई भी लाइन, ये वाली लाइन अगर ले लें तो इस लाइन के सेम साइड में ओरिजिन भी आएगा और 1 -3 भी आएगा। और ये हमने कर रखा है कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन कैसे निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अगर सेम साइन आ रहा है तो वो सेम साइड है, अपोजिट साइन आ रहा है तो अगर हम ये दिखाते हैं, कोई भी एक लाइन की इक्वेशन निकाल लो। अभी इस फिगर में बेस की निकाल लेते हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 is equal to y2 - y1 over x2 - x1 x minus x1। ये आ गई इक्वेशन। मैं तो जनरली कहता हूँ सॉल्व भी मत करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। -4/3 x + 2, इवेंचुअली तो हमें नंबर ही निकालने हैं ना, +1 = 0। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। अब हमें ये दिखाना है कि 0 0 और 2,9 डालने पे सेम साइन आएगा। 0 0 डालो तो क्या आएगा, x में डाला 0 और y में डाला 0, ये हो गया -8/3, ये क्या था 1 है, और -5/3 आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। और 2,9 डालो तो 2 डालेंगे तो 4, -16/3 -9, नेगेटिव ही आएगा, इतना नेगेटिव आ गया तो सेम साइन आ गया। दैट मींस इसके सेम साइड में आ रहा है, तो ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर आ गया। ठीक है, पढ़ना समझ लो, प्रोसेस तो बहुत इजी है। अगला डाउट,
10 का थर्ड 10 का third क्या रहता है axis being turned through an angle this what does the equation कितना नहीं हुआ तो फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला ही तो यूज करना है ट्रांसफॉर्मेशन तो एक फॉर्मूला बेस्ड ही हो गया ना क्या समझ में नहीं आया कह रहा है कि अगर हम एक्सिस को दो चीजें पढ़ी थी हमने शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन या रोटेशन ऑफ एक्सिस तो कह रहा है कि एक इक्वेशन है 4xy माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अगर हम एक्सिस को रोटेट कर दें बाय एन एंगल tan इनवर्स 2 या tan थीटा इज इक्वल टू 2 इस थीटा से तो नए सिस्टम के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी तो डायरेक्ट फॉर्मूला था कि नए सिस्टम में x इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करते हैं x डैश कैपिटल x कर लो चाहे तो x sin थीटा था शायद ना कि cos थीटा देख लें cos थीटा माइनस y sin थीटा यस सर और y था x sin थीटा प्लस y cos थीटा बस रिप्लेस ही करना है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसका मतलब क्या नहीं पता क्या कहना चाह रहे हो अभी आते हैं इस क्वेश्चन के बाद 4x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस मैंने भी y भी डालना है ना इनटू y की जगह x sin थीटा प्लस y cos थीटा माइनस 3x स्क्वायर x cos थीटा माइनस y sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टोटली कैलकुलेशन बेस्ड काम है कैलकुलेशन आप करते रहो तो x स्क्वायर sin थीटा cos थीटा x स्क्वायर sin थीटा cos थीटा माइनस xy sin स्क्वायर थीटा प्लस xy cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आंसर तो कुछ हो नहीं रहा है ना अच्छा इनको तो वैल्यू पता है tan थीटा अगर 2 है तो sin थीटा cos थीटा मालूम है हमें sin थीटा आ जाएगा 2/√5 और cos थीटा आ जाएगा 1/√5 तो और आसान हो जाएगा वैसे तो बहुत थीटा से तो बेटर ही है ना चलो यहाँ मैंने थीटा तक कर दिया मैं इसको थीटा तक कर देना बाद में वैल्यू रख दूंगा तो गया माइनस xy sin स्क्वायर थीटा प्लस xy cos स्क्वायर थीटा माइनस y स्क्वायर sin थीटा cos थीटा माइनस 3 टाइम्स x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2xy sin थीटा cos थीटा कुछ कैंसिलेशन का चक्कर तो है नहीं इज इक्वल टू a स्क्वायर बस अब वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये फाइनली क्या बन जाएगा पुट करते हैं वैल्यू अच्छा थोड़ी कम रहेगी चलो तो वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो तुम लोग भी 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2/5 2/5 आगे करते रहो बताते रहो मल्टीप्लाई गुस्सा क्यों रहना गलती हो गया अपना अपना काम करो माइनस xy साइन स्क्वायर थीटा 4/5 प्लस xy cos स्क्वायर थीटा 1/5 माइनस y स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा 2/5 सर ये तो इसमें x और y जो ऊपर है उसमें हम अगर थीटा की वैल्यू डाल दें तो बहुत इजी होगा यहीं पर हाँ
तो x इज इक्वल टू आया था x माइनस 2y रूट 5 और y आया था 2x प्लस y रूट 5 और फिर उसी को इक्वेशन में पुट कर देते 4x स्क्वायर माइनस। हाँ सिमिलर होता है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है। कह रहा शुरू में ध्यान नहीं दिया कि वैल्यू डालनी है, कोई ठीक है कैलकुलेशन हो रही है, ऐसी बहुत दिक्कत नहीं है। -3 कर दिया है इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। 1/5 प्लस y स्क्वायर 4/5 माइनस 2xy साइन कॉस हो गया 2/5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। हाँ अब 5 तो ओवरऑल कॉमन है, 1/5 कर देते हैं बाहर, हटाओ 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 सबको हटाओ 5 को, और x स्क्वायर वाले एक साथ लाए तो यहाँ पर आएगा 8x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर बचा, 5x स्क्वायर। y स्क्वायर वाले लाए तो -8y स्क्वायर और -12y स्क्वायर, तो हो गया -20y स्क्वायर। xy की बात करें तो -4xy प्लस xy, तो -3xy इंटू 3 -12xy और यहाँ पर प्लस 12xy, अरे तो पूरा चला गया, xy कैंसिल हो गया इज इक्वल टू a स्क्वायर और 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली छोटा सा आंसर आ गया x स्क्वायर -4y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, समझे सब लोग? कॉन्सेप्चुअली कुछ खास नहीं करना था, मेनली सब कुछ इसमें कैलकुलेशन का ही था। आगे बढ़े हैं, जरा सा नोट करने की कर रहा है कोई नोट? चलो, अभी रेशिता कह रही कि ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो एक बार कॉन्सेप्ट की फिर बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस में क्या बोल रहा है कि अगर हम नए सिस्टम को एक्सेस मान लें तो ऑब्वियसली पुराना पॉइंट सेम जगह नहीं रहेगा ना। मतलब मान लो ये ऑरेंज वाला सिस्टम था, तो उसमें ये पॉइंट था कुछ 6,5, क्या ग्रीन वाले के लिए भी ये 6.5 है? यही कॉन्सेप्ट है कि इस सिस्टम के लिए कोई इक्वेशन थी तो इस सिस्टम के लिए वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो जो बेसिक चेंजेस हैं प्लस माइनस करना या रोटेट में एंगल सेट करना उतना नहीं कर देना, हर एक पॉइंट एक फिक्स फार्मूले के हिसाब से चेंज हो गया है, तो हर एक पॉइंट हुआ है तो इन जनरल इक्वेशन भी वैसे ही हो जाएगी। तो हमने जनरल फार्मूला डिराइव कर रखा है कि x को कैसे एडजस्ट करना है, y को कैसे एडजस्ट करना है एज पर द रोटेशन और ट्रांसलेशन। इसको ट्रांसलेशन बोलेंगे, उधर रोटेशन हो जाता है, घुमाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली पकड़ने में क्या इशू आ रहा है? उसका डेरिवेशन में ध्यान मत दो, सिस्टम समझ आएगा कि अगर हम इसको रोटेट कर देंगे, भाई नया सिस्टम कर देंगे कि यार इसको मान रहा हूं मैं, ये y मान रहा हूं और ये x मान रहा हूं, तो इस सिस्टम के लिए पॉइंट कुछ और हो गया, तो और वाली क्वेश्चन कुछ और हो जाएगी, वो फार्मूले से आ जाएगी, दैट्स ऑल। उसका डेरिवेशन में क्या ध्यान है, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, हां इलस्ट्रेशन 27 ये है बाकी लोगों ने कह रहा है थ्रू व्हाट एंगल शुड द एक्सिस बी रोटेटेड सो दैट इक्वेशन में चेंज टू दिस। तो इसमें उल्टा पूछ लिया है कि किस एंगल से रोटेट करें कि ये वाली इक्वेशन ये वाली नई इक्वेशन बन जाए। यहाँ पर देखो सेम नाम लिख दिया है, अभी कैपिटल से करना, लास्ट में हम चेंज करते हैं कि नए सिस्टम से ये बन गया, मैंने कैपिटल लिखा था आखिर में चेंज कर देना था कि नए सिस्टम का वो x y है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो हमने जस्ट अभी फार्मूला यूज किया वही फार्मूला यूज करना होगा। x के देखो रिप्लेस कर दिया है, पहले स्टेप में ही देखो 9 ब्रैकेट में x cos थीटा माइनस y sin थीटा। रोटेशन में तो यही तो चेंज होता है, जस्ट हमने यही क्वेश्चन तो किया है। अगर एक्सिस को रोटेट करोगे तो नए सिस्टम में यही रूल तो लगेगा कि नए सिस्टम के हिसाब से जो पुराना x होगा वो नए सिस्टम के हिसाब से ये इस तरह हो जाएगा और पुराना y नए सिस्टम के हिसाब से हो जाएगा। तो फॉर्मूला ही लिखना है और कैलकुलेशन करेंगे तो उससे हमारा थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यही प्रॉब्लम है कि क्यों किया है ऐसा, रोटेशन में एक ही तो ऑप्शन है। ठीक है, रोटेशन वगैरह से तो बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा जे एडवांस के हैं चीजें, कोई बहुत टेंशन नहीं लो इसमें। चलो
अगला डिवाइड 10 भी था शायद। अच्छा, और कोई डाउट रह रहा है? एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तो इलस्ट्रेशन 9 इलस्ट्रेशन 9 इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलता है। ends of the rod of length L moves on two mutually perpendicular lines. Find the locus of point on the rod which divides it into ratio m1 ratio m2. Mutually perpendicular lines usually axis माने जाते हैं और जनरली क्वेश्चन एक्सिस पे ही होता है। तो एक रॉड है। अच्छा अच्छा, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। कई बार इसमें इजी क्वेश्चन में आ जाता है कि मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है और एक रॉड है वो स्लिप करती जा रही है। तो मान लो अभी रॉड यहाँ है, थोड़ी देर में रॉड स्लिप करके ऐसे नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगी रॉड की लोकेशन। थोड़ी देर में और नीचे होगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या उसके पहले ऐसे रही होगी। ठीक है, तो थोड़ा छोटा क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं इसी में तो कहूंगा फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस रॉड। तो बेसिकली मिड पॉइंट जहां जहां जा रहा है उन सब पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो कर्व बन रहा है उसकी इक्वेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ गए? एक रॉड है वो स्लिप कर रही है वॉल पे, ऐसे वॉल पर है इन द फ्लोर और वो स्लिप कर रही है, तो मिड पॉइंट के लोकस है। तो बेसिकली अभी मिड पॉइंट यहाँ था, इसमें कहीं यहाँ आ गया, इसमें कहीं यहाँ आ गया, इसमें कहीं यहाँ, जो भी है सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, वही लोकस हो गया। ठीक, तो लोकस के लिए क्या प्रोसेस है? इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये मिड पॉइंट है h कॉमा के। तो बताओ क्या हम ये पॉइंट बता सकते हैं क्या होगा? हमें इसको a कॉमा 0 मान लो, सब वेरिएबल है इसको हमें नहीं चाहिए फाइनली, और इसको 0 कॉमा b मान लें। तो देखो अगर h मिड पॉइंट है तो क्या हम बोल सकते हैं h इज इक्वल टू a प्लस 0/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो h a/2 हो गया या a हो गया 2h। सिमिलरली b क्या हो जाएगा 2k। और हमें एक बात पता है, इस पूरे प्रोसेस में एक चीज जो फिक्स है वो गिवन होती है, मैंने मेंशन नहीं किया, लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, ये गिवन होगा कि मान लो लेंथ ऑफ रॉड l है, तो बस हम क्या रिलेशन यूज करते हैं पाइथागोरस कि किसी भी पॉइंट पे जो भी a हो, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा। तो इससे a b सब एलिमिनेट हो जाएंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, a की जगह डाल दो 2h, 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। आ गई हमारी इक्वेशन, क्योंकि हमें बस कोई अननोन वैसे वेरिएबल नहीं चाहिए जो हमने खुद माने होते हैं। h कॉमा k में तो बनानी है इक्वेशन l स्क्वायर बाई 4, और फाइनली हम इसको xy से रिप्लेस कर देंगे। दिस इज द लोकस, एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर कभी रॉड ऐसे मूव कर रही है तो उसका मिड पॉइंट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, समझ गए बात को? अभी जो इलस्ट्रेशन 9 है उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया कि भाई मिड पॉइंट में थोड़ा आसान हो गया था, बाय 2 कर दिया था। अगर वो मिड पॉइंट में देके रेशियो दे देता तो हम क्या करते हैं यहीं पर सेक्शन फॉर्मूला। तो a और b h के में तब भी आते हैं, अभी तुरंत आ गए तब फॉर्मूला लगाने पे आते हैं। थोड़ा सा ज्यादा काम होता है जो केस में हुआ है। देखो h की वैल्यू निकाली है, सॉरी a की वैल्यू निकाली m1 प्लस m2 बाई m2h सेक्शन फॉर्मूले से। ऐसे b की वैल्यू निकाली है और आखिरी में पाइथागोरस लगा दिया। रिश्ता के सिस्टम में इशू बोल रहे लास्ट में h का b का लोकस जो दिया है रिजल्ट कैलकुलेशन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर को कॉमन लो और एलसीएम ऐसे लो आ जाएगा। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन को, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो और कुछ पूछ रहा है कोई इलस्ट्रेशन से? चलो एक्सरसाइज में क्या डाउट है? हां सर, मतलब एक्सरसाइज इतनी इजी थी कि मैं क्या बताऊं। बाकी तो क्वेश्चन हो गया होंगे ना, जो पहला किसी से नहीं हो गया? नहीं हो गया पर करके हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल उसके तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, तो कह रहा है कि राइट है लेकिन आइसोसेलेस नहीं है, आइसोसेलेस लेकिन राइट नहीं है, ऑब्ट्यूज है। तो बेसिकली हमें लेंथ निकाल लेनी चाहिए। निकाल जो साइड इक्वल है। तो तुम लोग लेंथ बता सकते हो? हां, क्या आ रही है? √200। एक साइड कितनी? √200। मतलब 10√2। हां, ओके, दूसरी? 10
और तीसरी 10। Yes. क्या नहीं आ रहा है? तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ये आइसोसेलेस दिख रहा है, पाइथागोरस सेटिस्फाई कर रहा है, तो आइसोसेलेस भी राइट एंगल भी है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। अच्छा कह रहा ट्रायंगल इज राइट बट नॉट आइसोसेलेस, गलत ऑप्शन है। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस बट नॉट राइट, गलत ऑप्शन है। ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज, गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा ऑफ सेंट्रॉइड ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इज दिस। ठीक है, तो एलिमिनेट करके वैसे हो जाएगा, लेकिन इसमें भी क्या दिक्कत, तो निकाल नहीं सकते हो ये। सेंट्रॉइड निकाल लो, ऑर्थोसेंटर निकालो, सबके तो फार्मूले हैं ना हमारे पास, वो भी रहा। अच्छा तुम लोगों ने हार मान ली बहुत जल्दी। राइट एंगल ट्रायंगल यार, सेंट्रॉइड निकालना बच्चों अकेले। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर क्या होता है? ऑर्थोसेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड। अरे ये होता है, ये खुद ही परपेंडिकुलर है, ये खुद ऑर्थोसेंटर है, और तीसरा सर्कमसेंटर, इसका मिड पॉइंट होता है। कुछ निकाल लेंगे, इसीलिए क्वेश्चन आया था। ओके सर। ठीक है, So the angle obtuse है actually ये कैसे? एंगल से तो एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना नहीं आता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना नहीं आता है। और भी तरीके हो जाएंगे, तो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसा कोई कहीं राइट एंगल है तो फिर ऑब्वियस नहीं हो सकता ना। हां बट वो पूछते अगर होता तो कैसे बता सकते हैं। चल उससे कर लेना, cos कोसाइन रूल से cos निकालना, ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव आ जाएगा कोसाइन फार्मूले से। बहुत तरीके हैं। और कोई डाउट? सेवन कह रहा ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC is B, circumcenter is S, A is the origin, then coordinates of C. C क्या है आपका? C I guess circum नहीं पता, बस दे रखा है। अच्छा ट्रायंगल का वर्टेक्स, ओके। तो सर्कमसेंटर दे रखा है, और मे भी डायग्राम बना के बेटर आएगा ये। किसी का हो गया है इसका? अच्छा डायग्राम बना के हुआ है, कुछ और करके? हाँ रेशियो तो लग जाएगा, बट डायग्राम की जरूरत है या नहीं? रेशियो तो 3 में लगता है ना। ऑर्थो सेंटर दे रखा है, सर्कमसेंटर दे रखा है, एक वर्टेक्स दे रखा है, और अच्छा बी खुद सर्कमसेंटर है। एनीवे हाँ बताओ क्या किया है। तो B के कोऑर्डिनेट्स को x y में दे दिया, हाँ और जो S है वो a और b है। हाँ तो जो S है वो सर्कमसेंटर गिवन है, हाँ और सेंट्रॉइड साइड से निकालो ABC से 0, x plus x1/3 और y plus y1/3। ठीक है हाँ आगे किसी और का डायग्राम वो बता दें। सर नेक्स्ट वाला भी रेशियो से हो गया, नेक्स्ट वाला जो रेशियो होता है उसको सैटिस्फाई करता है। अच्छा तुमने सेंट्रॉइड भी निकाल के उसका रेशियो यूज किया है। मैं थोड़ा सा इसको बना लूं तो मैं ना लगा पाऊंगा। ये ट्रायंगल है, इसमें कह रहा है कि ऑर्थो सेंटर खुद बी है। सर ये भी तो लग जाएगा। ऑर्थो सेंटर अगर खुद वर्टेक्स है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मिड पॉइंट निकालेंगे तो आ जाएगा। ये तो नॉर्मल आ जाएगा। ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स अगर खुद है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। और सर्कम सेंटर कुछ है a, b बात करते हैं उसकी। a ओरिजिन है, चलो इसको ओरिजिन मान लेते हैं 0,0, और c पूछा है तो और में दे रखा है सर्कम सेंटर मान लेते हैं यहाँ कहीं है विच इज a, b ये दे रखा है ना। तो क्या किया जाए, रिश्ता ने सेंट्रॉइड निकाला है जिसमें एक अननोन होगा, इसका वर्टेक्स अननोन तो 2 होंगे ना, इसका भी और उसका भी। तो तुमने क्या बोला था x1 + 0/3 कैसे बोल रहे थे? x plus x1/3। x क्या है इसका? b वाले को x1/3 लिया, हाँ और सेंट्रॉइड के लिए मतलब c पॉइंट को मैंने xy ले लिया। तो 4 वेरिएबल होगा टेक्निकली, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ किसने किसी और मेथड से किया है?
हाँ तो मिड वो एंगल भी 90 है। हाँ। एंगल ए और बी को एक्स वाई मान लिया, फिर मिड पॉइंट निकालेंगे एक्स एक मिनट, क्या बी को एक्स वाई मान लिया, एक्स वाई मान लेंगे, तुम एक्स वाई मत माना करो फिक्स पॉइंट को। हाँ फिर मिड पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट निकाल लिया। तो सर फिर उसको इक्वल टू ए बी, तो एक्स बाई 2 इज इक्वल टू ए, वाई बाई 2 इज इक्वल टू बी आ एक जाएगा। मिनट, क्या मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट ना, यस सर। मिड पॉइंट निकाल लिया, फिर वो क्या हो गया? सर उस और उस मिड पॉइंट उसका ए बी मान लेते हैं सर। ए भी तो गिवन है। हाँ तो सर वो आ जाएगा फिर। अरे मिड पॉइंट ए भी कैसे मान लोगे? वेरिएबल मानो तो सीडी मानो, इस सर तुम कह रहे हो यही मिड पॉइंट हो जाएगा? हाँ सर, ये क्यों हो जाएगा? तो ये ऐसे आ गया। बड़ा देख रहे हो कहीं से ये सब, सर फिर बिना लॉजिक के कैसे बोल रहे हो? सर मिड पॉइंट निकाल लिया और मैंने इसका मिड पॉइंट ये क्यों होगा? सर ए बी मान लिया उसको। अरे ये भी तो ऑलरेडी गिवन है ना, फिक्स पॉइंट है। हाँ तो सर मतलब कि मैंने उस एक्स जो कि वही कर दिया ना, 0 + x/2 और 0 + y/2। हाँ समझ गया मैं, लेकिन ये भी क्यों? इसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा, इसका सर्कम सेंटर तो अंदर नहीं आएगा, दोनों इक्वल क्यों होगा? हाँ कोई कुछ और भी बोल रहा था। सर उसने पहले सेंट्रॉइड निकाल लिया। हाँ सर इसने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। और उसमें तो बहुत सारे अननोन होंगे ना, सर आ गया इजी। दो अननोन हो गए, x1 और x2। ठीक है, मान लो सेंट्रॉइड निकाल लिया इसने, सेंट्रॉइड हो गया सपोज, इसको x2 y2 मान लो, x1 + x2/3 और y1 + y2/3। ठीक है, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाया, तो उसमें दो अननोन आ रहे होंगे ना, कैंसिल हो गया। किससे? जो x2 है कैंसिल। अच्छा सॉरी x1 कैंसिल हो जाएगा। चलो देखते हैं, बट आई थिंक कुछ और भी लगा सकते हैं, हमें सब कुछ तो पता है, राइट एंगल ट्रायंगल पता है, सर्कम सेंटर पता है, कुछ और सोच सकते हैं। सर 2 लाइन में हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, कुछ और भी सोच लो, मेरा मन कर रहा है मे भी कुछ और दिख जाए। सर बीसी का स्लोप निकालते बीसी का स्लोप हैं और एबी का स्लोप m1 यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट उसमें भी 4 अननोन है ना, ये तो एक ही इंफॉर्मेशन हुई। और कुछ? डिस्टेंस फॉर्मूला कर सकते हैं यूज, बट आई थिंक उससे लंबा हो जाएगा ना। सर्कम सेंटर सारे वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है ना, हम यूज कर सकते हैं, यस सर। बट आई थिंक उसमें स्क्वायर स्क्वायर आएगा तो लंबा हो जाएगा वो। सर ए पॉइंट पे लेके क्या? सर ए पॉइंट पे लेके ए पॉइंट से वहाँ पे सर्कम सेंटर वहाँ पे फिर सी से। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, बट इसमें लंबा नहीं हो जाएगा, स्क्वायरिंग वगैरह हो रही होगी, काफी लेंथी हो जाएगा। मैं इक्वेशन से ट्राई करता हूँ, ठीक है ना, सोल्यूशन तो मिल ही गया है, लेट्स सी होपफुली। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरली दिमाग में नहीं आएगा, रिश्ता नहीं किया है। अच्छा मैं ये करना चाह रहा हूँ, देखो सब लोग, क्या हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं अननोन के साथ ऑब्वियसली, y - y2 = m हो जाएगा y2/x2 और x - x2। ठीक है, अरे तो फालतू सोच रहे। अगर मैं इसके ये सर्कम सेंटर कहाँ से आ रहा होगा, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मेरे पास एक पॉइंट है इसमें ऑलरेडी, सिर्फ स्लोप ही तो जानना है। अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से पास कर रहा है, AB से पास कर रहा है, ऑल्दो मिड पॉइंट अननोन है, तो मैं उसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर y - b = स्लोप, मैंने उसको लिखा नहीं, और x - a। और हो सकते हैं इस लाइन का स्लोप इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया देखो, क्या y2/x2 हो गया,
y2 minus y1 x2 minus x1, तो y2 by x2 परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप माइनस x2 by y2, ठीक है। अब इसमें हमें x2 और y2 नहीं पता है, क्या हम कोई और इंफॉर्मेशन एक है कि ये लाइन x2 by 2 और y2 by 2 से पास कर रही होगी, क्या उससे कुछ कैंसिल हो पाएगा? लेट्स सी, हम कह सकते हैं कि ये लाइन मिड पॉइंट से पास हो रही है, कह सकते हैं। तो पुट करो y की जगह y2 by 2, x की जगह ये तो फिक्स है x2 by y2 और x की जगह x2 by 2 माइनस a, कुछ ऐसा बन गया। ऑल्दो दो वेरिएबल हैं, इससे लेट अस सी अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो y2 minus 2b upon 2 टाइम्स y2 इज इक्वल टू, इधर किया तो माइनस x2 टाइम्स x2 minus 2a अपॉन में 2 अपॉन 2 तो चला जाएगा, y1 y2 2b y2 x1 y2 सॉरी x1 x2 और 2a x2, एक ही रिलेशन आया नहीं, इससे तो नहीं बन रही है बात, डिस्टेंस से भी नहीं बनेगी इतनी बात। हाँ तो सर्कल सेंटर S है, हाँ S हर पॉइंट से इक्वल रहेगा, हाँ, तो फिर B जो AS है वो bs और cs के इक्वल होगा। हाँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला रख रहे मैंने तो पहले ये तो बोला था, बट स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, मुझे लग रहा है शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। चलो भाई रिश्ता वाला मेथड ही कर लेते हैं। देखो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है, स्पेशली जब ये ट्रायंगल एंगल वाली बात हो, बहुत रास्ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में तो और भी चीजें मिल रही हैं। सर यहाँ लिखा है कि सर्कम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल सर मैंने इसी से किया, सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। पेज 86 पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट। अरे ऐसे ही सोच लेंगे, सर्कम सेंटर, अच्छा हाँ होता है बिल्कुल, ये तो बेसिक बात है। सॉरी तुम इसका मिड पॉइंट क्यों बोल रहे थे? इसका पॉइंट ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया तो है ये चीज, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ये होता है और सर्कम सेंटर ये होता है। सर्कम सेंटर ये क्यों होता है? तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। क्लास 9th में मैंने एक आध बार ये चीज तुम लोगों को यूज कराई है कि अगर मैं यहाँ से सर्कल खींचूं इसको सेंटर लेके तो ये सर्कल इस पॉइंट से भी होके जाएगा, क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो अगर ये 90 है तो सेमी सर्कल में बन रहा होगा, जिससे ये प्रूव हो गया कि ये पॉइंट तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर ये तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये सर्कम सेंटर हो गया। ये इनको सबको पता है पहले से, आई डोंट नो अभी कैसे हम लोग नहीं इसको नोटिस कर रहे थे, तो फिर तो हो ही गया। तो ये रहा हमारा a b, ये है 0, 0, ये है x1 y1 तो वैसे भी अननोन है, और ये x2 y2 वी आर लुकिंग फॉर x2 y2, ठीक है। तो आगे तो एक टर्म में ही है तो डायरेक्ट ही आ गया। यस सर, तो x2 by2 हो गया a, तो a हो गया x2 by2 2a x2 a equals to x2 and b equals to y2 upon 2। x2 by 2 हो गया a, जिससे हमें मिल गया x2 इज इक्वल टू 2a और ऐसे ही y2 इज इक्वल टू 2b, ठीक है। ठीक है, याद तो रखा करो क्या बोल रहे हो, क्या गलती हो रही है, ठीक है। जितना उस सबकी जरूरत नहीं थी इसीलिए मैं बहुत देर से इसलिए करा था, मुझे लग रहा था कि थोड़ा और जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये राइट एंगल स्पेशल ट्रायंगल है, उसमें भी अगर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो फायदा क्या हुआ देने का है। चलो और कोई डाउट रह रहा है? बचा हुआ पढ़ते हैं। तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स की, ठीक है। तो देखो इसमें इसके क्वेश्चन आते हैं जी में, फॉर श्योर आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। ज्यादातर चीजें इसमें याद करने की है, इसके डेरिवेशन मुझसे नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। मेथड है
याद करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप और उसी को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर्स की इक्वेशन का क्या मतलब है? तो हमारे पास कोई भी दो लाइंस हैं एक्सेप्ट द स्पेशल केस ऑफ 90, इनके बीच में एक एक्यूट एंगल बन रहा है और एक ऑब्ट्यूज एंगल, तो हम कहते हैं बाइसेक्टर्स क्या हो गए? ये दोनों लाइन हो गई, एक ये ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर और दूसरा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, इसकी इक्वेशन हमने डायरेक्टली लिख दी थी, जो कि हमने बता दिया था कैसे निकली है। डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। तो बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या होती है? अगर लाइंस की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये पहला काम हो गया। एक बार प्लस लोगे तो एक बाइसेक्टर मिल जाएगा, एक बार माइनस लोगे तो दूसरा मिल जाएगा। इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ दिस पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, अब इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन और बनते हैं कि या तो ये पूछ लेना कि एक्यूट बाइसेक्टर बताओ कौन सा है और ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। तुम निकालो, नॉर्मल दो इक्वेशन मिल जाएंगे, लाइन ही तो है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज को अलग अलग करना। दूसरा कहेगा कि वो वाला बाइसेक्टर बताओ जो उस एंगल का हो व्हिच कंटेन्स अ पॉइंट, मतलब जिसके बीच में ऑरिजिन आ रहा हो या कोई पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा हो। जैसे क्वेश्चन बोल देगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ दोज एंगल व्हिच कंटेन पॉइंट 2, 3। तो मान लो पॉइंट 2, 3 ये है, तो किस एंगल में? ऑब्ट्यूज एंगल के बीच में पड़ रहा है 2, 3 या एक्यूट एंगल के बीच में? ऑब्ट्यूज। बेसिकली वो पूछ रहा है ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर बताओ। तो इस तरह से दो कैटेगराइजेशन है। ठीक है, तो पहले तो हम पॉइंट वाला समझ लेते हैं। पॉइंट वाला क्योंकि आसान है। पॉइंट वाले में हमें क्या करना है कि जो पॉइंट दे रखा है, अगर हम फॉर्मूला बनाएं, कि शायद इसमें नहीं गिवन है, सिर्फ कंटेनिंग द ऑरिजिन लिखा है। ऑरिजिन तो स्पेशल केस हो गया, तो उसको लिख लो कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, तो जनरल केस हो गया, ऑरिजिन भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, और इस मेथड की जगह दूसरा मेथड लिख लो। इसमें मेथड लिखा हुआ है कि C1 और C2 को पॉजिटिव बनाओ और फिर प्लस वाला ले लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऐसा कर लो कि मान लो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। ठीक है, बार-बार पूरी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, तो अल्फा बीटा को लाइन 1 में पुट करो और लाइन 2 में पुट करो। अगर दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, L1 में पुट किया अल्फा बीटा और L2 में पुट किया अल्फा बीटा, अगर दोनों के साइन सेम आ रहे हैं तो पॉजिटिव वाला ले लो, और अगर दोनों के साइन डिफरेंट आ रहे हैं तो नेगेटिव वाला ले लो। लिख लो इसको कि अगर साइन सेम आ जाए तो पॉजिटिव वाला ले लेना, अगर साइन डिफरेंट आ जाए तो नेगेटिव वाला ले लेना। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, कुछ सोचना नहीं, कोई डायग्राम में कुछ नहीं करना है, सीधा ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला बेस्ड रटा रटाया मेथड है। हाँ, सेम साइन है तो पॉजिटिव वाला ले लेना, और अगर डिफरेंट साइन आए तो नेगेटिव वाला। दो ही तो ऑप्शन होंगे हमारे पास। ठीक है, अब तो इसमें ऑरिजिन वाला केस भी कवर हो गया कि पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल व्हिच कंटेन द ऑरिजिन, तो उसमें क्या हो गया? अल्फा बीटा की जगह 0 0 आ गया, तो उसमें सिर्फ C1 और C2 के साइन चेक करने हैं। अगर सेम साइन के आगे तो पॉजिटिव वाला, ऑपोजिट साइन के आगे तो नेगेटिव वाला। ठीक, ये हो गया बात खत्म, सिंपल सा मेथड है। दूसरा वो पूछ सकता है कि एक्यूट वाले का बताओ या ऑब्ट्यूज वाले का बताओ। लिख लिया सबने? यस यस, समझ हो गया। ठीक, अब एक्यूट वाले और ऑब्ट्यूज वाले के 2-3 मेथड हैं,
जो कि उसमें प्रैक्टिकल एक ही मेथड है। पहले हम थ्योरेटिकल मेथड देख लेते हैं। थ्योरेटिकल मेथड क्या कहता है कि ऐसा करो, किसी भी बाइसेक्टर और किसी भी लाइन के बीच का एंगल निकाल लो। ये हो गया, ये हो गया, ये कोई भी एंगल निकाल लो। अगर बाइसेक्टर और लाइन के बीच का एंगल, अच्छा अगर मान लो ये एक्यूट है, मतलब ये 90 से छोटा है, तो उसका हाफ, ये एंगल कितना आएगा 45 से छोटा, और ये 90 से बड़ा है तो ये एंगल 45 और 90 से 180, हाफ करोगे तो 45 से 90 आएगा। तो कह रहा है tan थीटा निकाल लो, एंगल बिटवीन tan थीटा से निकालते हैं ना। अगर 1 से छोटा आ रहा है तो समझ जाओ तुमने जो जिन दोनों को पकड़ा उनके बीच में एक्यूट एंगल है, और अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो ऑब्वियस एंगल है। अभी बड़ा लंबा मेथड हो गया, प्रैक्टिकल नहीं है। पहले हम बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालें, लाइन की इक्वेशन निकालें, फिर दोनों के बीच का एंगल निकालें, फिर डिसाइड करें। बट ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, कैन बी डन। समझ गए बात? कोई भी लाइन, कोई भी बाइसेक्टर पकड़ा और उनके बीच का tan थीटा निकाला, 1 से कम आया तो ये एक्यूट वालों के बीच में था, और 1 से ज्यादा आ गया तो ऑब्वियस वालों के बीच में था। दूसरा मेथड कह रहे हैं कि बाइसेक्टर में कोई एक पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं हमेशा हम ले पाए, वैसे तो एक पॉइंट गेस कर सकते हैं, और किसी लाइन के बीच के डिस्टेंस निकाल लो, सॉरी किसी लाइन के नहीं, इसकी डिस्टेंस निकालो, और बाइसेक्टर्स की डिस्टेंस निकाल लो किसी दोनों लाइन से, सॉरी पॉइंट लाइन पे लिया हमने, तो ये डिस्टेंस निकाली और ये डिस्टेंस निकाली। जिस साइड डिस्टेंस कम होगी उस साइड कौन सा बाइसेक्टर होगा, एक्यूट वाला पास है, ऑब्टूस वाला दूर है। अगेन नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट लेना है, डिस्टेंस निकालना, तो ये भी प्रैक्टिकल मेथड नहीं। तो थर्ड पॉइंट देखो ये लिखा हुआ है, थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें लाइन वाला है, फर्स्ट वाला पार्ट है बी में ये एंगल वाला है। हमें दोनों यूज नहीं करने, हमें यूज करना है सेकंड वाला जिसमें टेबल बनी हुई है, ठीक है। सेकंड वाला क्या कह रहा है, इस मेथड को बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारे पास दो लाइनें हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें क्या करना है, स्टेप 1 में c1 और c2 को पॉजिटिव बना लेना है। मेक c1 c2 पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन में, ठीक है। नाउ दोस टू लाइंस आर योर एक्चुअल लाइंस, है तो सेम ही लाइन, बट वो इक्वेशन यूज करेंगे जो नई बनाई है, पुरानी इक्वेशन भूल जाएंगे। अगर किसी ने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाली इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर में यूज करना, ओरिजिनल को यूज मत करना, ठीक। दूसरा स्टेप ये करने के बाद हम निकालेंगे a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है। ये 0 आ जाएगा जब दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो वैसे 0 नहीं आएगा, और 0 आ गया उसमें कुछ करना नहीं, पर तो एक परपेंडिकुलर लाइन तो वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई केस ही नहीं बना, बराबर एंगल आ जाएंगे 45 45, ठीक। अगर ये आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है, अब इसमें याद रखना है, तो ऑब्ट्यूज वाला कौन सा होगा और एक्यूट वाला कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एक्यूट। अगर ये पॉजिटिव आ गया, टेबल देख लो एक बार, तो पॉजिटिव वाला होगा ऑब्ट्यूज के लिए और नेगेटिव वाला होगा एक्यूट के लिए, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो उल्टा हो जाएगा बस, कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ये अगर आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और पॉजिटिव वाला हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। समझ गए? इतना सा करना है, कोई बहुत चैलेंजिंग काम नहीं है, ये चीज हमें याद रखनी है, और पहला स्टेप बहुत क्रूशियल है, इसमें गलती ना हो, ठीक। तो एज आई टोल्ड, एकदम रटा रटाया मेथड है, और क्वेश्चन आते हैं इसके बेस में, मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, तो ये टॉपिक अच्छे से करना है आपने, वो काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मैं भी रट लेता हूँ तुम्हारे साथ, पॉजिटिव पे ऑब्ट्यूज को फेवर कर रहा है और नेगेटिव पे एक्यूट को फेवर कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव बड़ा होता है बड़े एंगल के लिए, नेगेटिव छोटा होता है छोटे के लिए, ठीक। जो भी जैसे भी इसको याद करना हो कर ले, मुझे हो गया, क्लियर। चलो आगे आ रहा है फैमिली ऑफ लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है, कह रहा है फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अगर कोई दो लाइंस हैं,
ये कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा। और कह रहा है फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स, दैट मींस किन लाइंस की बात कर रहा है, जो इस पॉइंट से पास कर रही हैं, और एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं, इनफाइनाइट, इसीलिए उसको बोल दिया फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, कितनी भी लाइंस हो सकती हैं इस पॉइंट से पास करने वाली, हम बोल रहे हैं ये सब है फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ग्रीन लाइंस। ये जनरल कॉन्सेप्ट याद रखो कि कभी भी अगर दो कर्व की इंटरसेक्शन से कोई कर्व पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन हमेशा ये होगी C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2 इज इक्वल टू 0। कर्व वन कुछ भी है, लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला, ये सब पढ़ेंगे तो इसमें क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि अगर कोई कर्व इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है, दैट मींस उस पॉइंट पे वो C1 को भी सेटिस्फाई करेगा और C2 को भी सेटिस्फाई करेगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो ये भी 0 बन जाएगा और सेटिस्फाई हो गया। सारे कर्व जो इस फॉर्म के हैं वो सेटिस्फाई कर गए उस पॉइंट को। हमें ये तो करना है कि जो हमने इक्वेशन निकालना है वो इस पॉइंट से पास करती हो, इस पॉइंट को पास हमेशा ये कर्व करेगा ये, क्योंकि इस पॉइंट पे ये कर्व भी सेटिस्फाई होता है और ये भी होता है सेटिस्फाई, तो ये भी 0 ये भी 0, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर दो लाइन है तो हम कह देंगे L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, करेंगे आगे इन सबको भी, कि दिस इज equation representing family of lines which is passing through intersection of these two lines। तो ये infinite lines आ गई, कैसे लैम्डा की वैल्यू डालते हो नई नई इक्वेशन मिलती जाएंगी। हो सकता है कई बार तो तुमसे पर्टिकुलर इक्वेशन पूछे कि वो अरेंज बताओ जो 3,4 से जा रही है, सेटिस्फाई करा दो, लैम्डा मिल जाएगा। अगर पर्टिकुलर लाइन पूछेगा तो कोई कंडीशन देगा, उस कंडीशन को डाल देंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें पर्टिकुलर लाइन मिल जाएगी। अदरवाइज ये इक्वेशन क्या दे रही है, इनफाइनाइट लाइंस, लैम्डा चेंज करते रहो, नई नई लाइंस आती रहेंगी, सारे इस पॉइंट से पास कर रहे होंगे। समझ गया बात? तो द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस P and Q है, then the equation of line passing through intersection is P plus lambda Q is equal to 0. The value of lambda is obtained with the help of additional information given in the problem. ठीक है, चलो अगला सेक्शन, ये भी थोड़ा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आज नहीं अगली क्लास में देखेंगे और तब ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। तो हमें कर लेना है डू योरसेल्फ 11 इलस्ट्रेशन 28, जरूर खुद से करना, देखना नहीं, क्योंकि डू योरसेल्फ इस पे नहीं, क्वेश्चन नहीं है शायद, नहीं चैप्टर 11 में है ना भाई इधर पे क्वेश्चन, बट उससे पहले इलस्ट्रेशन 28 कर लेना, इसमें एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 28 एज अ क्वेश्चन करना, सॉल्यूशन मत देखना, बाद में देखना जब हो जाए वेरीफाई करने के लिए। डू योरसेल्फ 11 और फिर एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी, 7 तक हो गया है। लेट्स सी क्वेश्चन 8 कर लेंगे, 9 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, कितने ये क्वेश्चन है, 11 कर लेंगे, क्या रिपीट करना है, कुछ नहीं सर, आप लगातार ही तो है, 14 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, क्या हाँ सारे हो रहे हैं, 16 भी हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, मैंने आज ही कराया है वाला है, 18 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा, 20 तक कर लेंगे क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन काफी नहीं है, एक आध में भले थोड़ा दिमाग लगे, बाकी डायरेक्टली हो जाएंगे। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में।